मूव करेंगे अपने लास्ट सेशन की तरफ। और इस सेशन के अंदर जो हमारा टारगेट है वो पार्ट 16 के साथ शुरुआत करना है। ऑब्वियसली पार्ट 16 थोड़ा सा लेंदी है तो हम उसको कवर तो नहीं कर पाएंगे आज, बट आज मैं इस सेशन के अंदर आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ाने की कोशिश करूंगा और जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन का काम करेंगे आपके इस पार्ट के लिए, और जो भी मतलब होता है ना कि एक फाउंडेशन रखना, वो लगभग रख के जाएंगे। और जो बचा हुआ पार्ट है हमारा, जो हमारी कल क्लासेस होंगी, उसमें हम लोग उसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो बर्डन है इस पार्ट का वो भी डिवाइड हो रहा है और आपको थोड़ा सा समय भी मिल रहा है पूरी रात का कि कल तक आप उस फाउंडेशन को लेकर सोचो उसके बारे में कि क्या था वो। ठीक है, अब ये है किसके बारे में उसकी चर्चा कर लेते हैं। अब देखो ये जो पार्ट 16 है बच्चे, इसका जो डिस्कशन का सब्जेक्ट मैटर है वो है रिजर्वेशन। ठीक है, मतलब इसका जो नाम दिया गया है वो तो कुछ इस तरीके का दिया गया है, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। तो स्पेशल प्रोविजंस का मतलब वही है यहाँ पे रिजर्वेशन, और ये सर्टेन क्लासेस इसके अंदर बच्चे आपकी बात होगी शेड्यूल कास्ट्स की, शेड्यूल ट्राइब्स की, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की, बैकवर्ड क्लासेस की। तो जो भी डिफरेंट कैटेगराइजेशन पॉसिबल है वो सभी हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब ये पार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? ये पार्ट बच्चे इंपॉर्टेंट है दो चीजों के लिए। एक तो रिजर्वेशन इन इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि चाहे फिर वो डिस्कशन बच्चे आर्टिकल 15 से निकले चाहे आर्टिकल 16 से निकले, वो जो बोलते हैं ना कि उस डिस्कशन में हम लोग जब डूबेंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारी बहुत हेल्प करेगा, चाहे वो जजमेंट्स की बात क्यों ना हो। क्योंकि आजकल ऐसा भी हमको ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि काफी क्वेश्चंस किसी जजमेंट पे आधारित आ जाते हैं। तो अगर कोई ऐसी जजमेंट पूछी जाती है जिसके अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी कहीं ना कहीं डिटरमाइन की गई है, तो उसके अंदर भी आपको ये पार्ट बहुत हेल्प करेगा। तो काफी यूनिवर्सल नेचर का है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को तो नो डाउट बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, उसके साथ साथ आपके एग्जामिनेशन में भी अलग अलग रूपों में आपकी सहायता करने में सक्षम है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो मैं बहुत बेसिक रखने वाला हूं बच्चे इस पर्टिकुलर सेशन को, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बारी बारी से समझिएगा। हाँ, ये बात सही है कि बच्चे इस पार्ट के जो आर्टिकल्स हैं थोड़े से लेंदी फील हो सकते हैं, भी लेंदी फील क्या होंगे, बट हाँ आसान है। मैं ये बोलूंगा ओवरऑल अगर आपको स्टोरी समझ में आ रही है ना तो आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कठिन हो, जो आपका दिमाग खराब करे। बहुत ही सिंपल से है, बस उसको पढ़ते चलो, जो जरूरी लगे उसको लिखते चलो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बच्चे अपने पहले आर्टिकल के साथ। एंड द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ दिस पार्ट 16 इज आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 क्या कहता है? ये कहता है सीट्स को रिजर्व करा जाएगा, सीट्स को रिजर्व करा जाएगा कहां पर बच्चे? लोकसभा में, हाउस ऑफ द पीपल में। किस किस के लिए रिजर्व किया जाएगा बच्चे? शेड्यूल कास्ट्स के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और इसमें गिरेंगी वो भी ट्राइब्स जो क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में गिरती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो अलग अलग क्लॉजेस के अंदर उस बात को लिख दिया गया है। शेड्यूल ट्राइब्स के फेवर में भी रिजर्वेशन होगा, और जो शेड्यूल ट्राइब्स किसी भी राज्य के अंदर हो उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा, जो स्पेसिफिकली ऑटोनॉमस रीजन्स में हैं जो आसाम के अंदर हैं उनको भी मिलेगा। अब ये देखो बच्चे बार बार ये बात आएगी, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम, ये बात हमने पहले भी पढ़ी है। आसाम के संबंध में बच्चे ये स्पेसिफिक प्रोविजन बार बार इसलिए आता है क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ऐसा प्रावधान है जिसके अंदर ये लिबर्टी दी गई है कि आसाम के संबंध में हम ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं जो ट्राइबल एरियाज के बारे में होंगे, मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में होंगे। तो इसलिए उसका बार बार स्पेसिफिक बार बार मेंशन आता रहेगा, और आपको अपने एग्जाम के अंदर या फिर खुद पढ़ते वक्त बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बस मोटा मोटा ये याद रखना है कि हमारे देश के अंदर जो भी शेड्यूल कास्ट हैं, फिर वो चाहे कहीं भी रहते हो, चाहे हमारे देश के अंदर जो भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, फिर वो चाहे हमारे देश के किसी भी कोने में हो, उन सब के संबंध में रिजर्वेशन होगा हमारे लोकसभा के अंदर। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स की। जो नंबर ऑफ सीट्स हैं जो रिजर्व की जाएंगी किसी भी राज्य के संबंध में या किसी भी यूनियन टेरिटरी के संबंध में, शेड्यूल कास्ट्स के लिए या फिर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, लोकसभा के सीटों के आधार पर हम ध्यान रखेंगे कि जो प्रोपोर्शन हो रिजर्वेशन का, नंबर ऑफ सीट्स का, वो प्रोपोर्शन उस कम्युनिटी की पॉपुलेशन का होना चाहिए टोटल पॉपुलेशन के साथ उस राज्य की। तो राज्य को या फिर यूनियन टेरिटरी को हम लोग आधार मान रहे हैं और उसके आधार पर हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं कि कितनी नंबर ऑफ सीट सही रहेंगी। अब आप सभी को पता है कि बच्चे लोकसभा का इलेक्शन है, अब वो इलेक्शन तो एक साथ पूरे देश में कंडक्ट होता है, तो कई राज्यों में एक साथ इलेक्शन हो रहे होते हैं लोकसभा के। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पूरा देश है, इस देश के अंदर ये राज्य हैं, ये सारे राज्य हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल तो मानो कि इस फलाने राज्य के अंदर लोकसभा की इतनी सारी सीट्स हैं, इस राज्य के अंदर इतनी सीट्स हैं, इस राज्य के अंदर इतनी सीट्स हैं। तो हमको अगर डिसाइड करना है कि लोकसभा के अंदर कितनी सीट्स रिजर्व होनी चाहिए एससी एसटी कम्युनिटी के लिए, हम स्टेट वाइज जज करेंगे। अगर लोकसभा की 10 सीटें हैं इस राज्य में, तो हम देखेंगे कि इस राज्य में टोटल पॉपुलेशन कितनी है और उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की पॉपुलेशन कितनी है, इसको हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो टोटल पॉपुलेशन के मुकाबले जो भी प्रोपोर्शन होगा उस कम्युनिटी की पॉपुलेशन का, उसी हिसाब से हम रिजर्व करेंगे सीट्स को, टोटल सीट्स के आधार पर रिजर्व सीट्स। तो मानो अगर टोटल पॉपुलेशन 100 लोग रहते हैं एक स्टेट में, उसमें एससी कम्युनिटी के 30 लोग हैं, तो जो अगर उस स्टेट के अंदर लोकसभा की 10 सीटें आती हैं, तो 10 सीटों में से 3 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व होंगी। ऐसे मानो टोटल पॉपुलेशन 100 लोगों की है, उसमें 20 लोग शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, टोटल सीट्स 10 हैं, तो टोटल सीट्स 10 हैं तो 2 सीटें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए होंगी। तो जो नंबर ऑफ सीट्स हैं टोटल, उसको हम बराबर रखेंगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स, और फिर जो पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की, उसको हम बराबर रखेंगे उन सीट्स के जो रिजर्व करेंगे उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। तो टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में उस कम्युनिटी की पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर राज्य के अंदर, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा के किसी राज्य के अंदर, उसके कंपैरिजन में उस सीट्स को रिजर्व किया जाना उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। ये बच्चे सिस्टम चलाया जाता है, और इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व होती जाएंगी एससी एसटी की तरह, एससी एसटी के लिए, और वो टोटल फाइनली रिप्रेजेंट करेंगी लोकसभा के अंदर। ठीक है, तो पूरे देश के लेवल पे हम लोग नहीं रिजर्व करते हैं, हम लोग राज्यों को आधार बना के करते हैं, राज्यों की टोटल पॉपुलेशन, कम्युनिटी की पॉपुलेशन। ठीक है, राज्यों की टोटल पॉपुलेशन, कम्युनिटी की पॉपुलेशन, इसी आधार पर जज करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स। तो ये वाला सिस्टम चलता है। इसके बाद आता है बच्चे क्लॉज 3। ये कहता है कि क्लॉज 2 के अंदर कुछ भी लिखा हो, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं जो रिजर्व की जाएंगी लोकसभा के अंदर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, जहां तक बात ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की आ रही है आसाम के अंदर, मैंने बोला ना ये जिक्र बार बार आएगा, तो ये जहां तक बात ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की आएगी, तो इसका भी जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगी जो रिजर्व की जाएंगी वो क्या कहते हैं, जो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं जो उस स्टेट को दी गई हैं, वो उनका जो प्रोपोर्शन होगा वो पॉपुलेशन के आधार पर होगा शेड्यूल ट्राइब्स की उस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, तो मानो ये हमारा आसाम है, आसाम के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा की मानो 10 है। ये केवल एग्जांपल से बच्चों को रियलिटी में समझना। और इस आसाम के अंदर मानो ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, दिस इज द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, और इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये क्लॉज लगता है। तो जो नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व की जाएंगी लोकसभा के अंदर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आसाम में, वो किस प्रोपोर्शन के आधार पर चलेंगी? टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो उस राज्य को दी गई हैं उसका प्रोपोर्शन किससे? शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स में। तो मानो टोटल जो पॉपुलेशन है वो 100 लोगों की है, और इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो मानो 30 लोगों का है, तो हम 30 रिजर्व कर देंगे। ठीक है, तो हम अनुपात वही देखेंगे, मतलब सिस्टम वही है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ आसाम इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा
पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इक्वल टू नंबर ऑफ सीट्स उनके प्रोपोर्शन के आधार पर। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चे हमारा एक्सप्लेनेशन कि इस आर्टिकल के अंदर 330 के अंदर, और अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग 332, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, ध्यान से पढ़ना। ये जो एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं ना, पॉपुलेशन पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन के ही आधार पर हम लोग जज कर रहे हैं कि भाई टोटल पॉपुलेशन कितनी है या फिर उस रिजर्व कैटेगरी की पॉपुलेशन कितनी है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब है वो पॉपुलेशन जिसको प्रीसीडिंग सेंसस के अंदर डिटरमाइन किया गया था, जिसके रिलेवेंट फिगर्स अवेलेबल हैं, पब्लिश हो चुके हैं। सेंसस का मतलब समझते हैं बच्चे, जनगणना। जनगणना होती है हर 10 साल पे, ठीक है। तो जनगणना, वो जब भी हम लोग किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जज कर रहे होंगे कि कितनी पॉपुलेशन है किसी भी स्टेट की या किसी भी कम्युनिटी की, तो हम जज करेंगे कि जो भी सेंसस निकल के गया उस इलेक्शन से पहले, जिसके फिगर्स पब्लिश हो चुके हैं, तो उस हिसाब से जितनी टोटल पॉपुलेशन थी उस सेंसस के हिसाब से और जितनी पॉपुलेशन थी उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की उस हिसाब से। ये वैसे रूल था, पर इसमें बच्चे कई सारे प्रोवाइजो आ गए, इन प्रोवाइजो को याद रखना पड़ेगा। पहला प्रोवाइजो कहता है कि ये जो लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस वाली बात की गई है कि पहले वाला सेंसस लेंगे, जब तक कि 2026 के बाद अगला सेंसस नहीं हो जाता है, जब तक उसके रिलेवेंट फिगर्स पब्लिश नहीं हो जाते हैं, तब तक हम फॉलो करेंगे 2001 वाले सेंसस को। 2001 वाला सेंसस मान्य होगा। मतलब जब तक 2026 के बाद अगला सेंसस नहीं हो जाता, 2026 के बाद अगला सेंसस होगा बच्चे 2031। तो जब तक उस सेंसस के फिगर्स पब्लिश नहीं हो जाते हैं, तब तक हम कौन सा सेंसस फॉलो करेंगे? 2001 वाला। 2011 वाला नहीं, या फिर आगे जो होगा वो वाला नहीं, 2001 वाले को बेंचमार्क बना दिया कि 2001 वाले सेंसस के हिसाब से ही हम लोग जज करेंगे किसी भी राज्य की टोटल पॉपुलेशन और किसी भी कम्युनिटी की पॉपुलेशन किसी भी राज्य के अंदर, तो फिक्स कर दिया। जैसे एक्सप्लेनेशन ने तो ये बोला था कि हम लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस देखेंगे, अगर इस समय पे हम लोग लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस देखें तो 2021 या 2011 का आना चाहिए, पर यहाँ पे फिक्स किया गया 2001। और ये कब तक फिक्स रहेगा? जब तक 2026 के बाद एक और सेंसस ना हो जाए। 2026 के बाद कब होगा सेंसस? मोस्ट प्रोबेबली 2031 में होगा, अगर फिर से कोई आपदा वगैरह ना आए तो जब तक वो नहीं आ रही है, जब तक 2031 का सेंसस नहीं हो रहा है, तब तक 2001 के सेंसस पे ही हम लोग फिक्स हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमारा ये जो आर्टिकल था, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, आर्टिकल 330, इसका जो बेसिक्स, अगर मैं बिल्कुल वाटर डाउन करूं इसका डिस्कशन, बस इतना सा है कि लोकसभा के अंदर सीट्स को रिजर्व करना है, शेड्यूल कास्ट्स के लिए रिजर्व करना है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व करना है। और ये रिजर्वेशन का आधार क्या है? हम स्टेट को एज ए एंटिटी लेंगे, किसी भी स्टेट के अंदर जितनी लोकसभा सीट्स हैं उसमें हम रिजर्व करेंगे सीट्स को। और कैसे आधार पर करेंगे? टोटल पॉपुलेशन का क्या अनुपात है उस कम्युनिटी की पॉपुलेशन के मुकाबले। तो टोटल पॉपुलेशन का अनुपात उस कम्युनिटी की पॉपुलेशन के मुकाबले, टोटल नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा की उस राज्य में के मुकाबले नंबर ऑफ सीट्स जो हम रिजर्व करने वाले हैं उस कम्युनिटी के लिए। अगर 100 लोग हैं, 30 लोग कम्युनिटी के हैं, तो 10 में से 3 सीट्स, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो यही सिस्टम फॉलो होगा। और जहां तक रही बात आसाम वाली बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अलग से मेंशन किया गया कि वहां पे भी यही सिस्टम है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ आसाम का अनुपात निकालेंगे किस हिसाब से? द पॉपुलेशन ऑफ द ट्राइबल्स इन दोस डिस्ट्रिक्ट्स, उसके हिसाब से रिजर्व हो जाएंगी सीट्स। ठीक है, और क्या कहते हैं, जहां तक रही बात पॉपुलेशन शब्द को समझने की, वैसे जो नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है वो ये कहता है कि पॉपुलेशन शब्द को समझा जाएगा इन रिलेशन टू द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस। तो जब भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं उससे पहले जो सेंसस हुआ जिसके फिगर्स पब्लिश है उसके हिसाब से देखेंगे कि कितनी टोटल पॉपुलेशन है, कितनी उस कम्युनिटी की पॉपुलेशन है। बट बाय वे ऑफ प्रोवाइजोस में चेंज किया गया है कि जब तक 2026 के बाद अगला सेंसस के फिगर्स पब्लिश नहीं होते हैं, तब तक वी आर गोना स्टिक विद 2001 वाला सेंसस। 2001 वाले सेंसस के हिसाब से जिस भी स्टेट की जो भी टोटल पॉपुलेशन थी, जिस कम्युनिटी की किसी भी स्टेट में जो भी पॉपुलेशन थी, उसी के हिसाब से हम रिजर्वेशन को डिसाइड कर रहे हैं लोकसभा के अंदर। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद आता है बच्चे आर्टिकल नंबर 331। आर्टिकल नंबर 331 बच्चे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में, ये भी याद रखते चलना। देखो एससी एसटी की बात कर ली हमने लोकसभा के संबंध में आर्टिकल 330 के अंदर, और अब हम बात कर रहे हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है, अगर वो चाहे तो, अगर उनकी राय में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है अगर वो सफिशिएंटली एडुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है लोकसभा के अंदर, तो प्रेसिडेंट साहब 2 लोग तक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेट कर सकते हैं। नॉमिनेट कर सकते हैं लोकसभा के अंदर, मैक्सिमम 2, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब इस प्रावधान को समझने के लिए सबसे पहले तो समझो कि एंग्लो इंडियन मतलब क्या है। देखो एंग्लो इंडियन वैसे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है, अगर इसकी आप डेफिनेशन ढूंढने जाओगे तो आपको कई सारी डेफिनेशन मिलेंगी, क्योंकि अलग अलग देशों में इनका सेंस थोड़ा सा बदल जाता है। बट जिस सेंस में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूज किया गया है, यहाँ पे यूज किया गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो रहने वाला तो भारत का है, भारत का ही वो बंदा है, बट उसकी जो असेंडेंट्स हैं वो यूरोपियन डिसेंट के थे, मतलब यूरोप से उनका कोई रिश्ता था। ठीक है, खासकर जो मेल लाइन है, उनके पिता, दादाजी और दादाजी, समथिंग लाइक दैट। तो इफ दे वर यूरोपियंस, अब वो बंदा जो है वो भले इंडिया में रहता हो, इंडिया में ही रहता हो, ऑब्वियसली बात है, भारतीय नागरिक हो, बट उसकी जो डिसेंडेंसी है वो यूरोप से है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग एंग्लो इंडियन बोलते हैं। तो इसके संबंध में यहाँ पे प्रेसिडेंट को देखना बच्चे, फर्क समझना, ये वाला रिजर्वेशन के लिए नहीं है। दिस इज नॉट अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन। यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि लोकसभा की सीट्स को हम रिजर्व कर देंगे फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, नहीं नहीं, यहाँ पे बात हो रही है नॉमिनेशन, यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा। जैसे आर्टिकल 330 के अंदर आप सीट्स रिजर्व कर रहे हो, बस ये फलानी सीट है, ये एससी कम्युनिटी की, ये फलानी सीट है एसटी कम्युनिटी की। अब उस कम्युनिटी के बंदे को आगे इलेक्शन में तो लड़ना पड़ेगा और जीतना भी तो पड़ेगा, तब वो लोकसभा का मेंबर बनेगा। तो केवल सीट को रिजर्व करने की बात है किसी भी कम्युनिटी के अंदर, आर्टिकल 330 के अंदर। यहाँ पे वो वाला डिस्कशन नहीं है। यहाँ पे तो बस बोला जा रहा है कि अगर प्रेसिडेंट आपको लग रहा है कभी भी लोकसभा के संबंध में कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो इलेक्शन वगैरह की जरूरत नहीं है, वो केवल सिंपली नॉमिनेट कर सकते हैं, जिसको भी वो चाहे तो लोकसभा में बिठा सकते हैं नॉमिनेट करके। नॉमिनेट का मतलब समझते हो ना, मुंह बोला है ना। तो देयर इज नो प्रोसेस, देयर इज नो इलेक्शन। कोई जाके ऐसा नहीं है कि सीट को रिजर्व कर दिया तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का बंदा इलेक्शन लड़ रहा होगा जाके, नहीं नहीं, यू वुड सिंपली बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। मैक्सिमम नंबर इज 2। ठीक है, अभी इसके आगे और भी है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का। जब डिस्कशन हम लोग जाएंगे ना आगे, तो बहुत डीप डिस्कशन आएगा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का। तो आज तो मैं आपको ज्यादा डीप नहीं पढ़ा रहा हूँ, आर्टिकल 332 तक ही पढ़ा रहा हूँ, बट आगे जब 333 में मूव करेंगे, आगे मूव करेंगे, तो और भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस हैं हमारे इस पार्ट के अंदर। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का समझिए आप लोग कि सिंपल सा नॉमिनेशन वाली बात है कि प्रेसिडेंट साहब अगर चाहे तो, देखो डिस्क्रिशन बेस्ड है, यहाँ पे भी फर्क है। जैसे 330 के अंदर रिजर्वेशन इज मैंडेटरी, रिजर्वेशन देना ही देना पड़ेगा आपको पॉपुलेशन के आधार पर, वो ऑप्शनल नहीं है, किसी के पास ऐसा नहीं है कि चाहे तो दे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी बात है, आपको करना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब का डिस्क्रिशन होगा अगर वो चाहेंगे तो। ठीक है, तो ये भी एक फर्क है। फिर आता है बच्चा आर्टिकल 332, और ये हमारा लास्ट आर्टिकल होने वाला है आज के, सोचा और इसको बड़े ध्यान से सुनना और आपको आसानी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये रिलेटेड है आर्टिकल 330 से। कैसे रिलेटेड है? जैसे आर्टिकल 330 बात करता था रिजर्वेशन की लोकसभा के अंदर, ये बात करता है रिजर्वेशन की कहां पर बच्चे? सोचो कहां पे? लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर। ये बोलता है कि सीट्स को रिजर्व किया जाएगा शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो कोई भी राज्य हो, उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर
सीट्स रिजर्व रहेंगी इन दोनों कम्युनिटीज के लिए, एससी कम्युनिटी के लिए और एसटी कम्युनिटी के लिए। और ये अलग से बच्चे आसाम का जिक्र है, आपको करने की जरूरत नहीं, इसमें बस ये लिखा है कि सीट्स रिजर्व होंगी आसाम की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उन ट्राइबल्स के लिए जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के को बिलोंग करते हैं। तो कुछ भी अलग नहीं, आप तो बस इतना याद रखो कि कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली कोई सा भी स्टेट हो तो उसमें सीट्स रिजर्व होंगी फॉर द एससी कम्युनिटी एंड फॉर द एसटी कम्युनिटी। अब ये वाला देखना बच्चे, इसमें थोड़ा सा फर्क आएगा, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। जो नंबर ऑफ सीट्स होंगी जिनको नंबर रिजर्व किया जाएगा फॉर द शेड्यूल्ड कास्टेस और फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, वहां पर कोशिश करनी है कि एक प्रोपोर्शन बना रहे। और ये प्रोपोर्शन किस आधार पर होगा? रेशियो किस आधार पर होगा? जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं असेंबली के अंदर एक तरफ, और दूसरी तरफ जो पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की, शेड्यूल कास्टेस की या फिर शेड्यूल ट्राइब्स की। अब देखो, लोकसभा का इलेक्शन था तो वो पैन इंडिया इलेक्शन था, तो हम हर एक राज्य के हिसाब से जज कर रहे थे कि इस फलाने राज्य में लोकसभा की कितनी सीट है, इस फलाने राज्य की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, इस फलाने राज्य में उस कम्युनिटी की पॉपुलेशन कितनी है, उस हिसाब से उन सीट्स में से सीट्स को रिजर्व कर रहे थे। पर ये तो स्टेट लेवल का इलेक्शन है, क्योंकि लेजिस्लेटिव का असेंबली का इलेक्शन है, तो यहाँ पे कई सारे राज्यों को तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। मानो ये राज्य है जिसमें इलेक्शन हो रहे हैं, जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस राज्य में कितनी सीट्स रिजर्व करनी है, तो कैसे जज करेंगे? हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है इस राज्य के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स है। मानो 10 सीट्स है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर टोटल, फिर हम देखेंगे टोटल पॉपुलेशन कितनी है, मानो 100 है इसकी टोटल पॉपुलेशन। अब हम क्या देखेंगे कि 100 लोगों में से जो इसकी टोटल पॉपुलेशन है उस फलानी कम्युनिटी के कितने लोग हैं, एससी कम्युनिटी के, एसटी कम्युनिटी के कितने लोग हैं। मानो एससी कम्युनिटी के 30 लोग हैं तो 10 में से कितनी सीट्स रिजर्व हो गई बच्चे? 3। और मानो एसटी कम्युनिटी के 20 लोग हैं तो 10 में से एसटी के लिए कितनी रिजर्व हो गई बच्चे? 2। तो 5 सीट्स हो गई जनरल, 3 हो गई एसटी और 2 हो गई एसटी। तो यहाँ पे स्टेट की टोटल पॉपुलेशन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली, फिर टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट कम्युनिटी इक्वल टू रिजर्व नंबर ऑफ सीट्स। आसान है, ठीक है। तो जो हम हर एक राज्य के बारे में कर रहे थे लोकसभा के बारे में, इसमें केवल इसी राज्य के संबंध में करना है, ठीक है। फिर आता है अगली बात कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन पॉपुलेशन वगैरह वाली बात कर रहे हैं, उसको हम जज करेंगे उस सेंसस के आधार पर जो 2026 के बाद होगा, उसी हिसाब से हम जज करेंगे कि क्या मतलब उसका सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा एक स्पेसिफिक सिचुएशन दिया हुआ है, इसको जरा पढ़ेंगे। ये बोलता है जो हमारा आर्टिकल 170 है उसके अंदर जो रीएडजस्टमेंट की बात है वो बच्चे उस सेंसस के आधार पर होगी जो 2026 के बाद होगा। और ये रीएडजस्टमेंट किस चीज का होगा? नंबर ऑफ सीट्स का किसी भी असेंबली के अंदर, जो अरुणाचल प्रदेश की है या फिर मेघालय की है या फिर मिजोरम की है या फिर नागालैंड की है, और उन सीट्स में से कितनी सीट्स रिजर्व की जाएंगी फॉर दी शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, इनमें से किसी भी स्टेट के। तो कहने का मतलब है दो भाग में आपको इस बात को समझना है। जो बाकी के राज्य है, मतलब ये जो राज्य 2-4 लिखे हुए हैं, इनको अगर छोड़ दें, इनको अगर हम लोग साइड में रख दें, तो फंडा सिंपल सा है। और वो फंडा ये है कि हम लोग जज करेंगे वही टोटल पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, रिजर्व नंबर ऑफ सीट्स। और उसके लिए हमारा पॉपुलेशन का मतलब क्या होगा? वो जो सेंसस जो 2026 के बाद होगा उसको हम लोग बेंचमार्क मानेंगे, बट जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग स्टिक करते हैं टू दी 2001 सेंसस। पर यहाँ पे अभी आएगी बात, एक और बात आएगी, केवल 2001 सेंसस नहीं है, इसमें एक और सेंसस का भी डिस्कशन आएगा 1971 का, अभी उसको मैं रोक रहा हूँ, अभी बताऊंगा आगे। पहले देख लो कि ये जो स्पेसिफिक स्टेट्स मेंशन्ड है इनके बारे में क्या बोला जा रहा है, कौन कौन सी स्टेट्स हैं इनको दिमाग में डाल लो। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये चारों जो स्टेट्स हैं इनकी खास बात क्या है, इनको क्या जोड़ता है एक दूसरे से? यहाँ पे बच्चे ट्राइबल पॉपुलेशन बेअंत है, ट्राइबल पॉपुलेशन ह्यूज है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और ट्राइबल पॉपुलेशन का यहाँ पे दबदबा है। तो इनके संबंध में बोला जा रहा है कि अगर, और ध्यान से देखना बच्चे, अगर उस समय पर जब 57th, याद रखना पड़ेगा बच्चे थोड़ा सा आपको, जब 57th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987 पास हो रहा है, मतलब जब वो लागू हो रहा है, अगर उस समय पर जो इन स्टेट्स की असेंबली में जितनी भी सीट्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, वो सारी की सारी सीट्स, जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ रहा था, अगर वो सारी सीट्स को शेड्यूल ट्राइब के लोग होल्ड कर रहे थे, तो फिर इस अमेंडमेंट आने के बाद भी उस असेंबली की सारी सीट्स शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ही रिजर्व रहेंगी, केवल एक को छोड़ के। मतलब एग्जांपल लेके बताता हूं, ये पहली सिचुएशन है, जरूरी नहीं सारे स्टेट्स के साथ ऐसा हो। मानो ये स्टेट है, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो चाहे मिजोरम, जो भी है, जो 4 स्टेट्स मेंशन है, ये स्टेट है, और इसमें मान के चलो आप 10 सीटें हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 सीट्स है असेंबली की, और अभी है बच्चे 1987 चल रहा है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रहा है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। उस समय पर ये 10 की 10 सीटों पे, अगर उस समय जब अमेंडमेंट आ रहा था, अगर सारे के सारे लोग जो बैठे हुए हैं, जो पद को संभाल रहे हैं, वो एसटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो इस स्टेट के अंदर, इस राज्य की असेंबली के अंदर जितनी भी सीट्स होंगी, जैसे 10 हैं, तो वो सारी सीट्स रिजर्व हो जाएंगी एसटी कम्युनिटी के लिए, केवल एक को छोड़ के। तो मतलब अगर 10 सीट्स थी तो 9 रिजर्व हो जाएंगी, एक सीट बस जनरल रहेगी। तो शर्त क्या है कि जब अमेंडमेंट आ रहा था, उस समय पे, जब 57th अमेंडमेंट आ रहा था 1987 में, उस समय पर सारी सीट्स ट्राइबल कम्युनिटी ही होल्ड कर रही थी, ये जरूरी है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन, अगर आप इस सिचुएशन में नहीं कर रहे तो दूसरी सिचुएशन, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगी किसी भी राज्य के अंदर, उनसे वही प्रोपोर्शन शेयर करेंगी जो प्रोपोर्शन टोटल पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर स्टेट की होल्ड करती है टू दी टोटल नंबर ऑफ दी सीट्स। मतलब अगर इन राज्यों के संबंध में भी, मतलब अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के संबंध में भी अगर पहली वाली सिचुएशन नहीं लग रही, मतलब सारी सीट्स एसटी लोग होल्ड नहीं कर रहे थे, तो फिर वही आधार बनेगा जो लगभग हर राज्य के संबंध था, मतलब टोटल पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, पॉपुलेशन ऑफ दैट कम्युनिटी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स, ठीक है। फिर कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस पहली वाली सिचुएशन में है। फिर आता है कि जब तक रीएडजस्टमेंट नहीं होता है आर्टिकल 170 के अंदर,
हमारे 2026 के बाद जो सेंसस होता है उसके आधार पर जो नंबर ऑफ सीट्स होंगी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, किसकी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर? त्रिपुरा की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो वो जो सीट्स हैं जो रिजर्व्ड हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, वो उतने नंबर होंगे, मतलब उन सीट्स के उतने नंबर होंगे जो टोटल ऑफ नंबर ऑफ सीट से एक ऐसा प्रोपोर्शन शेयर करेंगी जिसको डिसाइड किया जाएगा 1992 के टाइम पर जितने भी लोग थे शेड्यूल्ड ट्राइब के, जो वो प्रोपोर्शन शेयर करते थे उस हिसाब से। कहने का मतलब है त्रिपुरा के मामले में हम लोग 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को बेंचमार्क मान रहे हैं। वहां पे 57 को मान रहे थे 1987, यहाँ पे 72nd को मान रहे हैं 1992। किसके संबंध में? त्रिपुरा के संबंध में। और बोल रहे हैं कि जो सीट्स हम लोग रिजर्व करेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए त्रिपुरा की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, उसका जो प्रोपोर्शन होगा वो प्रोपोर्शन उससे कम नहीं हो सकता जो 1992 के टाइम पे चल रहा था उसी असेंबली के अंदर। तो कहने का मतलब है, मानो फॉर एग्जाम्पल ये त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा की असेंबली है और ये समय है 1992 जो हमारी 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आ रहा है। और उस समय पे इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 10 हुआ करती थी, मानो 4 4 8 टोटल 10 सीट्स हुआ करती थी। और 1992 के टाइम पे इसमें मानो फॉर एग्जांपल 10 में से 5 सीट्स एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व थी उस टाइम पे 1992 में। तो अब आगे जो रिजर्वेशन होगा, अब टोटल प्रोपोर्शन कितना हुआ? 10 में 5 मतलब हाफ ऑफ द सीट्स रिजर्व थी। तो जब तक 2026 के बाद अगला सेंसस के हिसाब से रीएडजस्टमेंट नहीं होता है तब तक यही प्रोपोर्शन चलेगा। मतलब मानो सीट्स बढ़ा दी गई, सीट्स 20 कर दी त्रिपुरा की लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो भी प्रोपोर्शन हाफ ही रहेगा। मतलब अगर 20 सीट हो गई है तो 10 सीट एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व रहेंगी और 10 जनरल के लिए, मतलब बाकी कम्युनिटीज के लिए। सेम प्रोपोर्शन को देखेंगे, नंबर को नहीं देखेंगे बच्चे। नंबर तो 5 है और उसका प्रोपोर्शन क्या है? टोटल नंबर ऑफ सीट से हाफ। उस हिसाब से अगर सीट्स बढ़ेंगी तो प्रोपोर्शन भी बढ़ेगा। तो वही प्रोपोर्शन हम लोग मेंटेन रखेंगे जब तक 2031 में, मतलब 2026 के बाद सेंसस नहीं हो जाता है और उसके हिसाब से हम फिर से रीएडजस्ट नहीं करते हैं। रीएडजस्ट का मतलब है कि उस टाइम हम सही में देखेंगे कि इस समय पे टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उसमें उसका प्रोपोर्शन कितना है उस कम्युनिटी का, तब तक हम इसी हिसाब से चलेंगे। ठीक है, बस फर्क क्या है बच्चे? फर्क ये है कि यहाँ पर 1992 मतलब 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को बेंचमार्क बनाया गया है और यहाँ पे 57th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बेंचमार्क बनाया गया है जो 1987 में आया था। ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के बारे में है और वो त्रिपुरा के बारे में। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, एपी, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इनके संबंध में कौन सा याद करो? 57th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987। बात वही है, प्रोपोर्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स और जो प्रोपोर्शन था। और मिजोरम के संबंध में कौन सा? 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जो कब आया था? 1992 में। किसके संबंध में? त्रिपुरा के संबंध में। और बात वही है, जो प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स था उस समय पे, वहां पे 1987 के टाइम पे, यहाँ पे 1992 के टाइम, तो जो प्रोपोर्शन था नंबर ऑफ सीट्स का, रिजर्व नंबर ऑफ सीट्स का, टोटल नंबर ऑफ सीट्स के साथ, वही प्रोपोर्शन हम लोग मेंटेन करेंगे जब तक 2026 के बाद दोबारा से सेंसस नहीं होता है। ठीक है, दोबारा सेंसस नहीं होता मतलब 2026 के बाद जो सेंसस होगा उसके हिसाब से रीएडजस्टमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हमको देखने को मिलता है। जहां तक बात नंबर ऑफ सीट्स की है जो रिजर्व कैटेगरी में गिरेंगी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जहां तक बात हमारे असम की लेजिस्लेटिव असेंबली की है, तो वहां पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगी उस असेंबली के अंदर, उसका जो प्रोपोर्शन होगा वो नहीं होगा उस पॉपुलेशन के संबंध में जो उस डिस्ट्रिक्ट की है टोटल पॉपुलेशन के साथ। तो यहाँ पे हम पॉपुलेशन के हिसाब से ही देखेंगे। तो अगर हम देखें कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी, जैसे मानो ये असम है, असम में टोटल सीट्स हैं 10। ठीक है, टोटल सीट्स हैं 10 और इन 10 सीट्स में से ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट लिए, मानो ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है कहीं, तो हम देखेंगे कि इसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है असम की, उसके कंपैरिजन में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कितनी है और उसी हिसाब से हम लोग सीट को रिजर्व करेंगे इनमें से। ठीक है, मानो फॉर एग्जांपल असम की जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो 100 है और इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की है 30 और टोटल सीट्स हैं 10, तो वही 10 से 3 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ सीट्स हैं जो रिजर्व करेंगे हम लोग असेंबली की कम्युनिटी में, असम की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे? जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उस असेंबली के अंदर इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, और जो पॉपुलेशन है इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड। ठीक है, तो ये हो गई बच्चे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की बात। बोरिंग लग रहा होगा, मैं बता रहा हूँ, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको एग्जाम में लिखने ही पड़े, बस हैं तो पढ़ लेते हैं। एक बार आप एक दो बार इनको देखोगे ना तो आपको आसान भी लगने लगेंगे। जैसे मुझे लग रहा है कि वो तो आपको याद होने लगा होगा थोड़ा, आंध्र प्रदेश वाला, मेघालय वाला, तो उसको मिजोरम हो गया, तो उनको आप एक मतलब साइड में रखते चलो दिमाग के कि उनको अगर आप रिवाइज करोगे एक दो बार तो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा क्लॉज 5 है ये कहता है जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनकी सीट्स को हम लोग रिजर्व कर रहे हैं किसी भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के लिए आसाम में, उसमें कभी भी कोई भी ऐसा एरिया इंक्लूड नहीं होगा जो उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर है। तो जो आसाम के अंदर हम लोग ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जो सीट्स बनाएंगे उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो उसका एरिया, उसका कभी भी टेरिटरी इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहिए। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की टेरिटरी के अंदर ही आना चाहिए हर उस सीट का एरिया, हर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को अलॉट की गई है असेंबली के अंदर। तो टेरिटोरियल बात है। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चे क्लॉज 6, ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो शेड्यूल्ड ट्राइब का मेंबर नहीं है किसी भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आसाम में एलिजिबल नहीं होगा लेजिस्लेटिव में असेंबली में चुने जाने के लिए ऐसी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर गिरती है। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कोई भी सीट जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती है आसाम के अंदर, उस सीट से कभी भी ऐसा बंदा नहीं चुना जाएगा जो ट्राइबल कम्युनिटी का ना हो और उस डिस्ट्रिक्ट का ना हो। द पर्सन हैज टू बिलोंग टू दैट ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। दो बातें, ये तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बाहर नहीं जाएगी, टेरिटरी को कवर नहीं करेगी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट से बाहर, और जो लोग चुने जा रहे हैं वो भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के ही होंगे। ठीक है, इसके बाद है प्रोवाइजो कि जहां तक बात इलेक्शन की है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आसाम की, तो जो रिप्रेजेंटेशन होगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स का और नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट में कवर होती हैं जिसको नोटिफाई किया जाएगा, तो वो उसी हिसाब से होगा जो हमारा बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्ट करता था प्रायर टू दिस। तो कहने का मतलब है जहां तक बात बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट की है
उसके संबंध में जो इलेक्शंस होंगे हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आसाम की, तो उसका जो उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है एसटीज का और नॉन एसटीज का, वो वैसे का वैसा ही मेंटेन किया जाएगा। तो आसाम डिस्ट्रिक्ट की जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी इस एरिया में गिरती है, बोडोलैंड एरिया में गिरती है, तो उनके संबंध में जो प्रोपोर्शन है ऐसी सीट्स का जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है और ऐसी सीट जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए नहीं है, उस प्रोपोर्शन को हम लोग वैसे का वैसा ही मेंटेन करेंगे विदाउट डिस्टर्बिंग इट। उसके साथ कोई भी छेड़खानी हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा तो हल्का फुल्का वो लगने लगा होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको याद क्या रखना है उसको मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो, जब आएगी लोकसभा के अंदर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के रिजर्वेशन की बात, तो आपको बस ये याद रखना है कि हम लोगों को स्टेट्स को एंटिटी मानना है और किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर लोकसभा की कितनी सीट्स हैं उसको हम इक्वल मानेंगे उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन से, और फिर जितनी पॉपुलेशन होगी उस कम्युनिटी की एससी एसटी के लिए भी हम रिजर्वेशन चाह रहे हैं उसको हम मानेंगे इक्वल टू नंबर ऑफ रिजर्व नंबर ऑफ सीट्स। तो अगर टोटल पॉपुलेशन 100 है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 10 है और टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन 30 है, तो टोटल नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स कितनी हो जाएंगी? 3, तो समथिंग लाइक दैट। तो लोकसभा में तो यही पैटर्न है, उसमें तो आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब बात आती है स्टेट की, इनफैक्ट बच्चे स्टेट में भी जो मामला है वो ईजी है, वो बस इतने सारे अमेंडमेंट हुए हैं ना, और ये थोड़े से स्टेट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कि हम उनके सिस्टम के साथ डिस्टर्ब नहीं कर रहे, इतना कंफ्यूजिंग हो गया आर्टिकल 1 में, बात बहुत सिंपल है। बात यहाँ पे बस यही है, डिफरेंस यही है कि जब स्टेट के लेवल पे हम लोग एससी एसटी कम्युनिटी के रिजर्वेशन, पहले तो रिजर्वेशन होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी रिजर्वेशन होगा, और उस रिजर्वेशन को हम जज करेंगे उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन के आधार पर। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इक्वल टू द नंबर ऑफ द सीट्स जो असेंबली के अंदर है, और उस स्टेट की पॉपुलेशन के अंदर कितना पार्ट उस कम्युनिटी को बिलोंग करता है इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व। तो सिंपल सा है। तो अगर टोटल पॉपुलेशन स्टेट की 100 है और उस कम्युनिटी की पॉपुलेशन 30 है, तो टोटल नंबर सीट्स 10 है, तो रिजर्व कितनी हो जाएंगी? 3 सीट्स हो जाएंगी। तो सेम पैटर्न है, बस यहाँ पे एक ही राज्य वहाँ पे हर एक को देखना पड़ रहा था, इतना सा फर्क है। ये है जो नॉर्मल रूल है। इसके अलावा आपको कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप याद रख सकते हो, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, आपका मिजोरम हो गया, आपका नागालैंड हो गया, इन चारों स्टेट्स के संबंध में थोड़ा सा अलग पैटर्न बनाया गया है। इनके बारे में बोला गया है कि अगर उस समय जब 1987 के अंदर 57th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है, अगर उस समय पर इनमें से किसी की भी असेंबली में जो सारी सीट्स हैं, अगर वो सारी शेड्यूल ट्राइब्स ने घेरी हुई हैं, तो रिजर्वेशन फुल होगा, केवल एक सीट को हम लोग अनरिजर्व छोड़ेंगे। तो अगर 100 सीट है तो 99 रिजर्व रहेंगी, 50 सीट है तो 49 रिजर्व रहेंगी, 15 है तो 14 रिजर्व रहेंगी, समथिंग लाइक दैट। केवल एक को आजाद छोड़ेंगे, बाकी सारी रिजर्व रहेंगी, अगर सारी सीट्स होल्ड करती थी वो कम्युनिटी। अदरवाइज हम क्या मानेंगे कि उस समय पे 1987 के टाइम पे जो प्रोपोर्शन चल रहा था, मतलब जितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी और उसमें से कितनी शेड्यूल ट्राइब्स होल्ड करते थे, वही प्रोपोर्शन को हम लोग मेंटेन करेंगे। तो जितना भी था, अगर 10 थी उसमें से 5 एसटी पे थी तो हाफ हो गया, या फिर 1/3 जो भी है उसी प्रोपोर्शन, नंबर ऑफ सीट्स फोकस नहीं करेंगे, प्रोपोर्शन को फोकस करेंगे। त्रिपुरा के बारे में बस बेंचमार्क बदल जाता है। त्रिपुरा के बारे में जो बेंचमार्क है वो 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाता है, जो 1992 में आया था। उसके बारे में बोलते हैं कि जब 1992 में ये 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रहा है, तो अगर जो प्रोपोर्शन था त्रिपुरा, वहाँ पे वो 100% ट्राइबल सीट्स वाला ऑप्शन नहीं है कि सारी सीट्स अगर ट्राइबल ने होल्ड कर रखी है तो सबको रिजर्व कर देंगे, वो वाला ऑप्शन नहीं है त्रिपुरा के मामले में। त्रिपुरा में बस वो प्रोपोर्शन वाली बात है। तो उस समय पे जो प्रोपोर्शन था ट्राइबल लोगों का जो होल्ड कर रहे थे सीट्स का इन कंपैरिजन टू द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, हम उसी प्रोपोर्शन को फॉलो करेंगे, फिर वो चाहे हाफ हो चाहे जो भी कुछ हो। ठीक है, फिर आसाम के संबंध में कुछ आएगा, जैसे आसाम के बारे में जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट वाला कांसेप्ट है उसमें आएगा। तो आसाम असेंबली के अंदर हम ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की कितनी सीट रिजर्व करेंगे, तो जो पॉपुलेशन पूरे आसाम की है उसका प्रोपोर्शन क्या है इन कंपैरिजन टू उस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का जो पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से हम सीट्स को रिजर्व करेंगे। तो अगर टोटल पॉपुलेशन 100 है, उसमें 30 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की हैं, तो 10 में से हम लोग 3 सीट्स रिजर्व कर देंगे फॉर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो वो वाला हो गया। जहां तक बात बोडोलैंड की हो गई, बोडोलैंड के बारे में बस ये बोला जा रहा है कि बोडोलैंड के अंदर, बोडोलैंड का जो एरिया है, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी बोडोलैंड के एरिया के अंदर, तो जो भी प्रोपोर्शन है उस समय पे एससी और एसटी का, वो वही चलता रहेगा, उसको हम छेड़ेंगे नहीं। तो जो प्रोपोर्शन हमेशा हमेशा से चला आ रहा है फॉर एसटी सीट्स एंड फॉर नॉन एसटी सीट्स, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जो बोडोलैंड क्षेत्र के अंदर गिरती हैं उसको हम लोग मेंटेन करेंगे, उनको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आसाम के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बस एक दो बातें और हैं, जैसे कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बन रही है उसका कोई भी क्षेत्र कभी भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाएगा। कोई भी सीट जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की है उसमें केवल ऐसा ही ट्राइबल बंदा लड़ सकता है जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है, बाहर का बंदा नहीं लड़ सकता। तो कुछ क्लीन सी बात है। अब मुझे लगता है कि मैंने आपको ऐसे खड़े होकर बताएंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा आसान लगा होगा। बस अगर इतना जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, अगर इतना आप लोग समझ पा रहे हो और आपने अगर चालाकी दिखा के लिख लिया नोट्स के अंदर, तो काफी है, इससे ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो बच्चे इस सेशन के अंदर हम लोगों ने आर्टिकल 330 कवर कर लिया है, आर्टिकल 331 कवर कर लिया है, आर्टिकल 332 कवर कर लिया है। वैसे हम लोगों पे टाइम था 13-14 मिनट्स बचे हुए थे, बट फिर भी मैं इसको रोक रहा हूं बच्चे यहाँ पे, क्योंकि आज का हमारा लास्ट सेशन भी है और एक अच्छा मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक फाउंडिंग स्टोन रख दिया है, जैसे हमको कल जो हमारा डिस्कशन होगा जब हम और डिटेल में जाएंगे इस रिजर्वेशन के, तो इस पार्ट को समझने में हमको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, आसानी रहेगी। तो कल बच्चे कंटिन्यू करेंगे हम लोग इस पार्ट नंबर 16 को, ट्राई कि इसको हम लोग फिनिश कर दें कल। ठीक है, मुझे लग रहा है कि फिनिश हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा इनफैक्ट। ठीक है, तो अब आप लोग बच्चे होमवर्क सुन लो जाने से पहले। सबसे पहले तो आपको बच्चे जो ट्रिब्यूनल्स वाला पार्ट है, पार्ट 14 ए, 2 ही आर्टिकल्स है, आपको रिवाइज करना है अच्छे से मतलब अच्छे से, बिल्कुल शांति में बैठ के धीरे-धीरे। उसके बाद बच्चे पार्ट नंबर 15 इलेक्शंस के बारे में, खासकर आर्टिकल 324 बहुत ध्यान से पढ़ना है बच्चे, बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, और ये होमवर्क आपको पूरा कर लेना कल की क्लासेस से पहले, कोशिश करना अभी कर लो, रात में बहुत अच्छा रिवाइज होता है, वरना मॉर्निंग में कर लेना, बट कर लेना। ठीक है, और फाइनली ये जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है पार्ट 16 के अंदर 3 आर्टिकल्स है, अब मुझे समझाने के बाद मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसको भी रिवाइज कर लेना, फिर हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और जल्दी से फटाफट से खत्म करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, चल इसी के साथ बच्चे मैं आप सभी लोगों की आगे लूंगा। थैंक यू सो मच। अब आप सभी को कल मुलाकात होगी आप सभी से और कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। बाय बाय। इस त्योहार मिठाई नहीं, कुछ नया ट्राई करो। क्वालिटी बॉल्स गुलाब जामुन।